हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। आप लोगों ने अभी तक एसीआई के यूट्यूब चैनल पर 4 वीडियो देख चुके होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट का रहेगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मिजोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी देख लिया था। आज हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, और उसके आगे का पोर्शन करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की कंप्लीट स्ट्रक्चर में बेटा दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा पार्ट। ग्रेना पार्ट, ये जो आपको मेम्ब्रेनस सिस्टम दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंप्लीट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जितनी भी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, सबके सब क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ये एक बंडल की हम लोग बात करते हैं तो एक बंडल को बोला जाता है ग्रेनम। क्या, एक बंडल को हम लोग ग्रेनम बोल रहे हैं, जो कि सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, खूब सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, जो कि एक प्लूरल टर्म है। एक ग्रेनम की जो यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। ठीक है, एक ग्रेनम की स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड बोलेंगे, जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी होती है। क्या, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, थाइलेकोइड होती है। थाइलेकोइड के ग्रुप को ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेनम के ग्रुप को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। दो अलग अलग ग्रेनम को लिंक करने वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनम, स्ट्रोमा लेमेली या फ्रेट चैनल बोलते हैं। क्या, स्ट्रोमा लेमेली, इंटरग्रेनम या फिर फ्रेट चैनल बोलते हैं। बाकी ये जो बाहर का लिक्विड पोर्शन है, ये वाला लिक्विड पोर्शन को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, ये जो लिक्विड पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जो जेली लाइक सब्सटेंसेज होते हैं, एक तो कुछ इसके अंदर जो उसका बेस बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, साथ ही साथ 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और साथ में कुछ स्टार्च के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कहां पर, स्ट्रोमा के अंदर में। ठीक है, अब बेटा इसकी आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या होगा, पेरी मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। अंदर में स्ट्रोमा भरा होता है, स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट को ग्रेनम बोलेंगे, एक यूनिट को ग्रेनम बोलते हैं। ग्रेनम की सिंगल यूनिट को थाइलेकोइड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ग्रेनम ग्रेना कहलाता है। अलग अलग ग्रेनम को लिंक करने वाली स्ट्रक्चर फ्रेट चैनल या फिर स्ट्रोमा लेमेली या फिर इंटरग्रेनम थाइलेकोइड होती है। स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च मॉलिक्यूल या फिर जो कि स्टोर फूड के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जेलिक लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसका बेस बनाने का काम करते हैं। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और एक कुछ 70s राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट प्रेजेंट है। पहला कौन सा हो गया, ग्रेना पार्ट है, जो कि किसका प्लूरल है, ग्रेनम का प्लूरल होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है ग्रेनम में, स्टेक ऑफ कोइन कोल्ड थाइलेकोइड। स्टेन ऑफ कोइन कोइन, सिक्के की तरह अगर सिक्के का बंडल बना दिया जाए तो इनको क्या बोलेंगे, स्टेक ऑफ कॉइन्स, जो कि थाइलेकोइड होते हैं। एक इस सिक्के को किससे कंपेयर किया गया है, थाइलेकोइड से कंपेयर किया गया है। अलग अलग यूनिट से जो कनेक्ट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनम बोलते हैं या इंटरग्रेनम थाइलेकोइड बोलते हैं। क्लियर है, फिर देखते हैं इसके फंक्शन। थाइलेकोइड के फंक्शन क्या होते हैं, थाइलेकोइड जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। यहीं पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। ठीक नहीं, क्लोरोफिल के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उनसे एटीपी और एनएडीपीएस2 का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो कि एटीपी और एनएडीपीएस2 फॉर्मेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो फुलफिल की जाती है, किससे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। क्लियर, सेकंड पार्ट स्ट्रोमा का आपको बता ही दिया गया था सारा। ये देखो, अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये क्या है,
थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन जो कि डबल मेम्ब्रेन ऑफ फोस्फोलिपिड से, डबल लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। इसी के बीच बीच में कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट से, इनको क्या बोला जाएगा, क्वांटासोम बोलते हैं। एक यूनिट क्वांटासोम में लगभग 250 से लेके 400 तक के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन के या फिर पिगमेंट के मॉलिक्यूल। पिगमेंट मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना और क्लोरोफिल ए को एक्साइट करना, ताकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके और NADPH2 का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है। ल्यूमेन के अंदर में बेटा जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है, फोटोलाइसिस होती है। इसके अंदर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल वाटर के ब्रेक डाउन होते हैं और इन्हीं दो मॉलिक्यूल की वजह से 4 H+ और 4 इलेक्ट्रॉन प्लस एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज होता है। 4 H+ कहाँ रहेंगे, ल्यूमेन में रहेंगे। ऑक्सीजन डिफ्यूजन की हेल्प से बाहर निकल जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर पिगमेंट्स को सप्लाई कर दिए जाएंगे, ताकि जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है NADH2 के फॉर्मेशन के कारण उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है। आगे बात करते हैं स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा मैट्रिक्स पार्ट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन के दौरान यहाँ पर क्या होती है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जो किसकी हेल्प से होती है, जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बनने इनकी हेल्प से पूरी होती है। यहाँ पर बेटा स्पेशली एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, रूबिस्को एंजाइम बोलते हैं। ये बेटा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन होता है। क्लोरोप्लास्ट में अंदर मिलने वाले प्रोटीन का लगभग कितना, 16% होता है ये। ठीक है। फिर बात करते हैं एसेंशियल ग्लोरी, जो कि रूबिस्को के बारे में। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम फाउंड ऑन अर्थ, कौन सा होगा, रूबिस्को का। कितना होता है, 16% होता है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। NADPH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फोस्फेट। जो कि बेटा ये ATP और NADPH2 क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है, ATP और NADPH2 है। लाइट रिएक्शन होती कहां पर है, ये जो अपना ग्रेनम पार्ट है यहाँ पर होती है। ग्रेनम क्या, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर होती है। क्लियर। आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में बेटा इनिशियली क्या होगा, जैसे सनलाइट से जो भी लाइट एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप किया जा रहा है, किसके द्वारा, पिगमेंट मॉलिक्यूल के द्वारा। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन करेंगे, और इसी ATP और NADPH2 का यूज करके कुछ जो प्लांट के अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट है वहां के कुछ एंजाइम यूज आते हैं, और इसी ATP और NADPH2 की हेल्प से CO2 द्वारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है। क्या करेंगे, लाइट एनर्जी से क्या बनेगा, ATP और NADPH2 बनते हैं, और ATP और NADPH2 को यूज करके CO2 क्या करती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, जो कि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है। ये मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्लूकोज है, जो कि फूड फॉर्मेशन के काम में आ रहा है। ठीक है। क्लियर। तो देखो रिएक्शन में 3 स्टेप होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। तीसरा हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। यहाँ पर बेटा दो देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो प्रोसेस होती है। CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और H2O का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो बेटा ओवरऑल रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस ओवरऑल एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस ओवरऑल एक कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। चलो सबसे पहले लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की बात करते हैं, दोनों की दोनों क्या होती है, लाइट फेज या लाइट रिएक्शन। इसी को बेटा हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उनको हिल रिएजेंट बोला जाता है। सबसे पहले इसको रॉबर्ट हिल ने 1937 में स्टडी किया था इसके बारे में। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर की सप्लाई कौन कर रहा होता है, जाइलम कर रहा होता है, कहाँ से, रूट हेयर से, जो कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ सनलाइट क्या करती है, जो इसके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं इनको एक्साइट करने का काम करती है, इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करती है। तो यहाँ से कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। और साइट कहाँ पर है, ग्रेनम पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या फिर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड।
मेम्ब्रेन ऑफ, क्लियर। फिर बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। बेटा डार्क रिएक्शन में अलग अलग 3 टाइप से ये हो सकती है। C3 साइकिल के फॉर्म में हो सकती है, C4 के फॉर्म में हो सकती है, या फिर कैम साइकिल के फॉर्म में हो सकती है। C3 साइकिल के लोग मेनली बात किया करते हैं हमेशा, जब भी स्टडी नॉर्मल की जाती है तो क्या करेंगे, C3 साइकिल की बात करते हैं। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेल्विन केल्विन और बेंसन ने इसकी 1955 में स्टडी की थी। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, एटीपी, NADPH2, कार्बन डाइऑक्साइड और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी और NADPH2 ये बेटा जो एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है, यहाँ से हमें मिल रहे हैं, कौन से, ग्रेनम पार्ट से मिल रहे होते हैं। CO2 एनवायरमेंट से मिल रही होती है। और एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन कहाँ होती है इसकी, साइट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट रहेगी। एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होगी, जो कि लाइट रिएक्शन में ही रिलीज हो जाती है, इसलिए यहां पर मेंशन नहीं कर रहे इसको, ठीक है। फिर बात करते हैं मैकेनिज्म की। ये अपनी ओवरऑल रिएक्शन है, जो कि एक बैलेंस रिएक्शन है। यहां पर देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रिडक्शन हो रहा है। CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये आप चेक करके बताओगे कमेंट्स में। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ये 4 चीजें आपको बतानी है। फिर देखो लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा पार्ट में। जैसे ही सनलाइट आई यहाँ पर, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। ल्यूमेन के अंदर क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद में एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। कहाँ से मिल रहे हैं एटीपी और NADPH2, लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट के रूप में मिल रहे हैं हमें। कहाँ से मिल रहे हैं, स्ट्रोमा या तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन से या ग्रेनम पार्ट से में मिल रहे हैं। बाकी बात करते हैं स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा में कौन सी प्रोसेस होती है, डार्क रिएक्शन होती है। इसको बेटा C3 साइकिल भी बोलते हैं। इससे क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए C3 साइकिल का 6 बार चलनी होती है। एक C3 साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। एक ATP और 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्म स्ट्रिक्टली डिटेक्टेड फंक्शन, फॉर्म द स्ट्रोमल डोर्स, द थाइलेकोइड्स कोइन स्टेक, एवरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट टू पावर द अल्टीमेट इक्वेशन। यहाँ पर देखो क्या बताना चाह रहे हैं ये, कि जो ये फंक्शन हो रहे हैं इस टाइम पर स्ट्रोमा ओपन होनी चाहिए, या फिर स्टोमेटल पोर ओपन होना चाहिए, वाटर की कंटिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए, सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन प्रॉपर्ली चल सके। दोनों प्रोसेस के बेटा ये जो नाम है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इनका बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है कि ये लाइट रिएक्शन दिन के टाइम पर हो रही है और डार्क रिएक्शन रात के टाइम पर हो रही है। ये क्या है कि लाइट रिएक्शन है डायरेक्ट डिपेंड करती है सनलाइट पर, और डार्क रिएक्शन जो डिपेंड करती है किस पर, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर, ठीक है। इसलिए इनके नाम अलग अलग दिए गए, क्योंकि बेटा डार्क रिएक्शन तो नाइट के टाइम पर भी हो सकती है, अगर इसको कंटिन्यूस सप्लाई की जाए किसकी, एटीपी और NADPH2 को। तो एटीपी और NADPH2 बनेंगे कब, दिन के टाइम पर ही बनेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सनलाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया। बेटा अगर टेम्परेचर ज्यादा रहा, टेम्परेचर ज्यादा, तो बेटा स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो गए तो वाटर मॉलिक्यूल जो नीचे से आ रहे हैं किसके हेल्प से, ट्रांसपिरेशन के हेल्प से, वो आना बंद हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बंद हो जाएगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बेटा रेस्पिरेशन में काम में आ रही होती है प्लांट को। वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, और क्लोरोफिल पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस की बात करें फोटोसिंथेसिस में, फूड फॉर्मेशन में काम में आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड क्या है, फोटोसिंथेसिस है। ऑक्सीजन जो कि बेटा रेस्पिरेशन के लिए सभी ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर होती है। और फ्यूल मीन्स जो कि बेटा अगर बात करें फॉसिल फ्यूल की, जो अपनी वुड है वो तो सबसे ज्यादा रोल फॉर्म करती है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज आर फॉर्म ऑफ स्टोर सोलर एनर्जी सिंथेसाइज्ड बाय द फोटोसिंथेसिस मिलियंस ऑफ ईयर।
जो बेटा प्लांट नीचे दब गए हैं इवोल्यूशन की प्रोसेस में, जमीन के अंदर दबे हुए हैं, वो फॉसिल फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं और गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये अपना फोटोसिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में क्या करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन स्टार्ट करेंगे और उसको 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू जुड़े रहिए इसी के साथ। बाकी एसीआई का एप्लीकेशन आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर ही लिया होगा, आपने अपना पेड बैच सिक्योर कर लिया होगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम, ये जो क्यूआर कोड दिया गया इसकी हेल्प से। क्वेश्चंस पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है तो, नहीं तो बेटा एप्लीकेशन के लिए ये क्यूआर कोड दिया गया, इसको स्कैन करो और पेड बैच को जाके आप बाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपके धन्यवाद, जुड़े रहिए एसीआई के साथ में, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए।